नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है सभी का बीआरएम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम बात कर रहे हैं क्लास 11th में तरल के गुण। लास्ट क्लास में हमने तरल के गुण के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छी अच्छी बातें पढ़ी थी। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ और उसके बाद हम चलते हैं आज बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जिसके अंदर बहुत मज़ा आने वाला है। आप क्लास को जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। हर एक स्टूडेंट को पता लगना चाहिए कि यहाँ क्लासेस चल रही है और इस क्लास के अंदर हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ नई बात सीखने को मिल रही है। बच्चों, किताब में तो बहुत कुछ दिया हुआ है, आप पढ़ते हो किताबें, लेकिन अगर कहीं से नई बात मिलती है तो उसको सीख लेना चाहिए, क्योंकि नई बातें कहीं कहीं पर भी मिलती है, हर जगह नहीं मिलती है। चलिए बात करते हैं तरल के गुण। तरल के गुण में कल हमने तरल को परिभाषित किया था। पहले तरल क्या होता है? जो बहने की क्षमता रखता है, जो बहता रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? तरल बोलते हैं। तो जो बहता है उसको तरल बोलते हैं। तरल द्रव भी हो सकते हैं और तरल गैसें भी हो सकती है। द्रव को भी तरल कहते हैं, गैस को भी तरल कहते हैं, क्योंकि पानी भी बहता है और हवा भी बहती है। पानी और हवा दोनों ही बहते हैं, इसलिए हमने द्रव और गैस दो अलग अलग भागों में इसको बांटा था। क्लियर है? द्रव के बारे में हमने ये बोला था कि जिनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, जिनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता है उनको द्रव कहते हैं। जिनको संपीड़ित किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? हम गैस कहते हैं। इनकी परिभाषा मैं आज लिखवा दूंगा अभी आपको कि संपीड़ित और असंपीड़ित तरल क्या होते हैं, संपीड़ित तरल क्या होते हैं, कैसे इनको हमने अलग अलग किया था। उसके बाद हमने कल बात करी थी घनत्व की। क्लियर है? चलो तो बात करते हैं। सबसे पहले परिभाषाएं लिखते हैं और उसके बाद इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे हम। सबसे पहली बात, संपीड़ित तरल। संपीड़ित तरल क्या होते हैं? ऐसे तरल जिनमें दाब लगाने पर आयतन तथा घनत्व में परिवर्तन होता है, उन्हें संपीड़ित तरल कहते हैं। संपीड़ित तरल कहते हैं। और ये जो संपीड़ित तरल होते हैं उनका उदाहरण है हमारे पास में, कौन सी होती है? गैसें। जितनी भी गैसें हैं वो सारी संपीड़ित तरल के अंदर आती है। तो लगभग सभी गैसें संपीड़ित तरल की भांति व्यवहार करती है। कोई दिक्कत है? इसी तरीके से दूसरी परिभाषा लिखते हैं हम असंपीड़ित के बारे में। असंपीड़ित तरल क्या होते हैं? असंपीड़ित तरल ऐसे तरल जिनमें दाब लगाने पर आयतन तथा घनत्व में परिवर्तन न के बराबर हो, नगण्य हो, अर्थात बहुत कम हो। यानी बहुत कम होगा, कहने का मतलब क्या है कि आपने दाब बहुत ज्यादा लगाया है, जितना दाब लगाया है उसकी तुलना में परिवर्तन बहुत कम हुआ है, न के बराबर। इत्तुसा जिसको आप बोलते हो वो हुआ है। तो नगण्य हो अर्थात बहुत कम हो, तो ऐसे तरल तो उन्हें असंपीड़ित तरल कहते हैं। क्या कहते हैं? असंपीड़ित तरल कहते हैं। उदाहरण के लिए लगभग जितने भी द्रव है, कुछ द्रवों को छोड़ करके बाकी सारे द्रव जो होते हैं वो किस में आते हैं?
असंपीड्य द्रवों में असंपीड्य तरल में आते हैं। तो लगभग सभी द्रव किस में आएंगे? असंपीड्य के अंदर आएंगे। क्लियर है? तो जल्दी से इन परिभाषाओं को लिख लो, उसके बाद चलते हैं हम आगे। जल्दी करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। आप वीडियो को पॉज करके भी इन परिभाषाओं को लिख सकते हो। चलिए, अब मैं कल की बात पर आता हूं, जो कल हम बात कर रहे थे घनत्व के बारे में। कल का अपना घनत्व थोड़ा कम रहा हुआ, आधा रहा हुआ, वो पूरा करते हैं घनत्व के बारे में। घनत्व हमने बोला रो होता है, और रो बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बट्टा आयतन। द्रव्यमान बट्टा आयतन। मात्रक क्या होता है इसका? मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में। परिभाषा क्या होती है? परिभाषा ये होती है इसकी इकाई आयतन में, क्योंकि इसको बच्चा बच्चा जानता है। इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की संख्या को घनत्व कहते हैं। घनत्व कहते हैं। और मैंने कल ही लिखवा दिया था कि घनत्व भारीपन को दर्शाता है। दोबारा नहीं लिख रहा हूं मैं उस बात को। घनत्व किसको दर्शाएगा? भारीपन को दर्शाएगा। दूसरी जो हमने बात करी थी कि जो घनत्व होता है पानी का, वो कितना होता है? 1000 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। घनत्व अगर बात करता हूं मैं हवा की, तो वो हवा का होता है 1.12 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। अगर हम बात करें मरकरी का घनत्व, मरकरी Hg, मरकरी पारा जो होता है उसका घनत्व कितना होता है? 13600 kg पर मीटर क्यूब होता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं पेट्रोल की, तो पेट्रोल का घनत्व कितना होता है? पेट्रोल का घनत्व होता है लगभग 710 से लेकर के 760 kg पर मीटर क्यूब्स के। और इसी तरीके से डीजल का घनत्व अगर देखें तो डीजल का घनत्व होता है 810 से लेकर के 860 kg पर मीटर क्यूब के बराबर। क्लियर है? ये बात हमने करी थी घनत्व के बारे में कि घनत्व कितना कितना क्या क्या होता है। कोई दिक्कत किसी को? चलो, अब कल हमने एक बात बोली कि घनत्व बेसिकली किसको दर्शाएगा? भारीपन को दर्शाएगा। इसी पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं जो नीट के अंदर पूछा हुआ है। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे जेई में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। वो क्वेश्चन ये है कि निम्न में से सही क्रम चुनिए। अब निम्न आपको कहां दिया हुआ है? वो निम्न नीचे दिया हुआ है। अब उसके लिए चित्र दिया हुआ है एक आपको, और वो चित्र एक आपका इस तरीके से बना हुआ है जिसमें नीचे होगा ρ1, एक यहाँ होगा ρ2, एक होगा ρ3। और इसी के लिए आपको ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि ρ3 ज़्यादा है ρ2 से और ρ2 ज़्यादा है ρ1 से। ऑप्शन बी कह रहा है कि ρ1 ज़्यादा है ρ2 से और ρ2 ज़्यादा है ρ3 से। इसी तरीके से ऑप्शन सी कह रहा है कि ρ1 कम है ρ2 से और ρ2 ज़्यादा है ρ3 से। इसी तरीके से डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कुछ भी दे सकता है वो। क्लियर है? चलो, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखो, आप लोग वीडियो पॉज करो और इसका आंसर निकालो और कमेंट में पहले आंसर दे दो, उसके बाद में मेरे आंसर सुन लो। मैं क्या बोल रहा हूं वो बाद में सुन लेना। तो देखो, कल हमने एक बात करी, घनत्व जो होता है वो बेसिकली किसको दर्शाता है? किसी भी वस्तु के भारीपन को। कैसे दर्शाता है? हमने कल इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की संख्या को क्या बोला? घनत्व बोला। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो इकाई आयतन है उसमें कितना द्रव्यमान उपस्थित है उसी को हम क्या बोलेंगे? घनत्व कहेंगे। अर्थात कुछ द्रव्यमान उठाया, कुछ आयतन उठाया, उसका द्रव्यमान देखा,
उसके द्रव्यमान में जितनी ज़्यादा कणों की संख्या होगी उतना ही उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा। जितनी कणों की संख्या होगी उतना द्रव्यमान ज़्यादा, तो द्रव्यमान ज़्यादा तो वस्तु उतनी ही भारी होगी, और वस्तु जितनी भारी होती है उतना ही क्या होता है, घनत्व ज़्यादा होता है। तो परीक्षण के लिए एक बोतल में पानी लो, एक बोतल में हवा लो। पहले आप हवा को गिरा दो, ऊपर से पानी गिरा दो, नीचे कौन रहेगा, पानी रहेगा कि हवा रहेगी? हवा तो ऊपर उड़ जाएगी क्योंकि हल्की थी, और पानी क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि भारी वस्तुएं नीचे रहती है, हल्की वस्तुएं ऊपर रहती है। आप एक काम करना, तेल लेना, ऑयल जो होता है घर में सब्जी बनाने वाला ऑयल होता है, वो ऑयल लेना और उस ऑयल को पानी के अंदर मिक्स कर देना। वो तेल जो हो जाएगा वो तर के ऊपर आ जाएगा, पानी के तेल जो होगा वो पानी के ऊपर रहेगा, और पानी जो होगा वो तेल के नीचे रहेगा। क्यों रहता है? क्योंकि कल हमने यहाँ पर तेल का भी लिखा था घनत्व, याद हो तो 800 के आसपास में, मतलब तेल का जो घनत्व होता है 500 से लेकर के 900 950 तक वेरी करता रहता है। अलग अलग ऑयल के लिए अलग अलग घनत्व आता है, तो वो पानी से क्या होता है, कम होता है। पानी से कम हुआ तो तेल को अपने आप ऊपर आना पड़ेगा। भारी वस्तु क्या है, पानी है, तो भारी वस्तु नीचे रहेगी, अर्थात जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो वस्तु क्या रहती है, नीचे रहती है। कहने का मतलब मैं यहां लिख सकता हूं, जिन वस्तुओं का या पदार्थों का, जिन पदार्थों का घनत्व अधिक होता है, जिन पदार्थों का घनत्व अधिक होता है वो भारी होने के कारण सदैव नीचे रहते हैं। कहाँ रहेंगे, नीचे रहेंगे। और अगर नीचे रहेंगे तो देखो यहां पर सबसे नीचे कौन है, ρ1। अगर ρ1 पदार्थ सबसे नीचे है तो घनत्व सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, ρ1 का, उससे फिर ρ2 का, फिर ρ3 का। तो घनत्व किसका ज्यादा होगा, ρ1 का, फिर ρ2 का, फिर ρ3 का। क्लियर है? ये आंसर क्या हो जाना चाहिए, ρ1 ज्यादा होगा ρ2 से, ρ3 से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है? जल्दी से इसको छापो, नोट बनाइए नोट्स के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं हम। कल हमने एक बात बोली थी जिसमें ये बोला था कि घनत्व जो होता है ज्वलनशील पदार्थों के लिए तापमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा, तापमान पर निर्भर करेगा। आप क्योंकि आपने पढ़ तो रखा ही है, जिसने नहीं पढ़ रखा वो भी देख लेना। आदर्श गैस के लिए हम जानते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें आदर्श गैस की, तो आदर्श गैस के लिए क्या होता है, गैस के लिए PV बराबर mRT होता है। PV बराबर क्या होता है, mRT होता है। यहां से P बराबर क्या होना चाहिए, m/v गुणा RT हो जाएगा। तो m/v को हम क्या लिखते हैं, रो से लिखते हैं। अगर m/v रो है तो P बराबर क्या हो जाता है, ρRT। अगर P बराबर ρRT है तो रो बराबर क्या होना चाहिए, P/RT। P/RT। तापमान बढ़ेगा, घनत्व घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा। क्लियर है? अरे क्लियर है? इसका मतलब ये हो गया कि ताप अगर बढ़ाते हो, वोलेटाइल पदार्थ जो होते हैं वो उड़ते रहते हैं। मतलब कहने का मतलब ज्वलनशील होते हैं वो, और भाप में बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके घनत्व में परिवर्तन होता रहता है। और अगर परिवर्तन होता है तो ताप बढ़ाओगे तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ताप घटाओगे तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं बात करूं गर्मी की, ध्यान से समझना इस बात को। गर्मी की, गर्मी के अंदर तापमान बहुत कम होता होगा ना, नहीं, गर्मी के अंदर तापमान बहुत ज्यादा होता है। सर्दियों में तापमान बहुत कम होता है, आपको रजाई ओढ़नी पड़ जाती है। और गर्मियों में आप क्या करते हो, एसी चलाते हो, क्योंकि तापमान बहुत अधिक है। सर्दियों में तापमान कम है तो आप रजाई ओढ़ लेते हो। समझ आई बात? तो गर्मी में क्या होगा, गर्मी में ताप जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा।
गर्मी में ताप अधिक होगा, अगर तापमान का मान ज्यादा है तो घनत्व का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी पेट्रोल खरीदने जाओगे तो घनत्व 710 के आसपास मिलेगा। मई जून के महीने में भरी दोपहरी के अंदर कभी भी किसी भी पेट्रोल पंप पे जाना और वहां पे नीचे की सबसे घड़ी होती है जिस पर लिखा होता है डेंसिटी रो, घनत्व, और वो घनत्व देखना, वो आपको लगभग 710 से 720 के आसपास मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि तापमान वातावरण का क्या है, ज्यादा है। तापमान ज्यादा होने के कारण घनत्व क्या हो गया, कम हो गया। तो यहां पर रो जो होगा पेट्रोल का, वो पेट्रोल का रो कितना होना चाहिए, 710 मान लेता हूं मैं कि 710 होता है। क्लियर है? क्योंकि वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है कि वहां पे नीचे का तापमान कितना है, जमीन के अंदर का तापमान कितना है। सेम इसी तरीके से सर्दियों के अंदर जाओगे तो सर्दियों में ताप क्या होता है, कम होता है। सर्दियों में ताप कम होता है तो सर्दियों के अंदर पेट्रोल का घनत्व क्या हो जाएगा, पेट्रोल का घनत्व क्या रहेगा, लगभग 760 के आसपास रहेगा। एकदम चिल्ड मौसम में जाओ जहां बर्फबारी हो रही है, आपको पेट्रोल 760 के आसपास मिलेगा, इससे ऊपर भी मिल सकता है। समझ आ रही है बात? इसका मतलब, और अगर आप यहाँ की बात करते हो, डीडवाना की बात करते हो, यहाँ पर जाकर देखना आपको 750 के आसपास इसका घनत्व मिलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी सर्दी नहीं पड़ती है, पड़ती तो है लेकिन जो कंपैरेटिवली तापमान देखा जाता है वो उतना नहीं होता, इसलिए 750 के आसपास मिलता है। मैं अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूँ 760 है, जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिल गया आपको। समझ आई बात? अब एक तो आपने गर्मियों में तेल लेके आए, एक सर्दियों में तेल लेके आए, दोनों को तोला, तोलने पर क्या मिलेगा, क्योंकि 1 लीटर सर्दियों में लाए, 1 लीटर गर्मियों में लाए, 1 लीटर रो बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन। 1 लीटर में अगर घनत्व ज्यादा है तो द्रव्यमान क्या होगा, ज्यादा होगा। 1 लीटर में अगर घनत्व कम है तो द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि सर्दियों के अंदर आप पेट्रोल लेके आते हो तो ज्यादा मिलता है, गर्मियों में पेट्रोल लेके आते हो तो कम मिलता है। आपकी बाइक किससे चलती है, पेट्रोल से तो चलती है, और बाइक अगर पेट्रोल से चलती है तो सर्दियों की तुलना में गर्मियों में क्या होगा, घनत्व कम मिलेगा। घनत्व कम मिलने के कारण पेट्रोल कम मिलता है, पेट्रोल की मात्रा कम आती है, पेट्रोल में अणुओं की संख्या कम होती है, और एक एक अणु मिलकर के आपके पेट्रोल से गाड़ी को चलाते हैं, इंजन को चलाते हैं। इसलिए वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको एवरेज कम देखने को मिलेगा। इसलिए 100 रुपए के पेट्रोल में, मतलब सेम 1 लीटर पेट्रोल में जितनी चलनी चाहिए थी सर्दियों में उतनी नहीं चलती है गर्मियों में, क्योंकि सर्दियों में आपको पेट्रोल क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है, गर्मियों में पेट्रोल क्या मिलता है, कम मिलता है। समझ में आई मेरे लाल? ब्यूटी ऑफ घनत्व। घनत्व जो होता है वो एक छोटी मोटी चीज नहीं है। आप अगर समझना चाहो तो घनत्व बहुत बड़ी चीज है जो आपको यहां दिखा रही होगी। क्लियर है? आप घनत्व, जैसे दूध होता है, दूध घर के अंदर दूध होता है, दूध के अंदर आप पानी मिला देते हो, दूध में जब भी पानी मिला देते हैं उसका वजन करो, वो 1 किलो के आसपास मिल जाएगा आपको। कहने का मतलब प्योर दूध को वजन करो, वो 1 लीटर दूध अगर आपका 950 ग्राम हो रहा है, मान लेता हूं मैं, होता नहीं है, मान लो 1 लीटर प्योर दूध लिया और वो 950 ग्राम हुआ, उसी जगह आपने पानी मिलाया हुआ दूध लिया तो वो आपका डेफिनेटली 950 से ज्यादा होगा। 950 से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर पानी मिल चुका है और पानी का घनत्व दूध के घनत्व से ज्यादा था। समझ आ रही बात? इसी तरीके से आप सर्च करना, गाड़ी सर्च करना, एक डीजल से चलने वाली गाड़ी है और एक इंजन से, वो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी है। डीजल जो होता है, उस डीजल का जो घनत्व है वो मैंने बोला 810 से 860 है। अब हम गर्मियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी गर्मियां चल रही है, तो आपको मिला 810 घनत्व। क्या मिला? 810 kg पर मीटर क्यूब। और उसी जगह आपके साथ मित्र है और वो मित्र के पास में क्या है, पेट्रोल वाली गाड़ी है, और पेट्रोल वाली गाड़ी के अंदर 710, कितना मिल रहा है आपको, 710 kg पर मीटर क्यूब। तो अणुओं की संख्या ज्यादा किसमें होगी, अणुओं की संख्या डीजल के अंदर ज्यादा मिलेगी। अणुओं की संख्या डीजल में ज्यादा मिलती है, इसलिए डीजल के अंदर वो जो आपने फ्यूल भरा है
जो आपने ईंधन भरा है वो ईंधन की मात्रा भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि एक एक अणु मिलकर के गाड़ी को चलाने वाले हैं और एक एक अणु मिलकर गाड़ी को चलाएंगे, अर्थात आपके डीजल इंजन का माइलेज पेट्रोल इंजन की तुलना में ज़्यादा होगा। लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर कि सारी चीज़ें यही डिसाइड नहीं करती है पेट्रोल और डीजल, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अगर आप कभी इंजीनियरिंग करते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग लेते हो, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है आईसी इंजन, और आईसी इंजन के अंदर आपको इंटरनल कंबशन इंजन में सब कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरीके से उनका माइलेज पर इफेक्ट पड़ेगा, किस किस फैक्टर की वजह से कम ज़्यादा होता है। एक फैक्टर है जो मैंने आपको डेंसिटी समझाने के लिए यूटिलाइज में लिया है, और ये होता भी है, वर्क भी करता है। क्लियर है? तो इसको जिसको भी उतारना है वो प्लीज इसको उतार लीजिए। चलिए, तो ये है घनत्व के बारे में। इसी घनत्व के बाद में आती है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? सापेक्ष घनत्व। सापेक्ष घनत्व अगला टॉपिक है आपका, सापेक्ष घनत्व। फिर हम पढ़ेंगे दाब और उसके बाद आगे की बातें करेंगे। सापेक्ष घनत्व, चलो सापेक्ष घनत्व की अगर बात करें तो देखो यहां पर नाम आ गया सापेक्ष, अंग्रेजी में बोलते हैं रिलेटिव। रिलेटिव मतलब किसी दूसरे से तुलना करेंगे। अगर किसी दूसरे से तुलना कर रहे हैं तो तुलना करनी, पहली बात तो क्यों करनी, पहली बात तो क्यों करनी, और अगर करनी भी है तो किससे करनी। आप अपनी तुलना किससे करते हो? सर मेरे इतने मार्क्स आए, उसके तो इतने मार्क्स आए, मेरे को इतने कम क्यों दे दिए। होता है कि नहीं होता? तो वो जो नंबर आए उसकी तुलना आपने करी जिससे ज़्यादा आ जाता है, या फिर जो सबसे ज़्यादा है या सबसे क्लास के अंदर इंटेलिजेंट होता है उससे आप तुलना करते हो। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? घनत्व की तुलना करेंगे। किसके घनत्व की? किसी भी वस्तु के घनत्व की तुलना करेंगे। किससे? किसी मानक तरल से। किससे तुलना करेंगे? मानक तरल से, स्टैंडर्ड फ्लूइड से तुलना करेंगे। यानी किसी भी द्रव का, किसी भी तरल का, मैं दोनों एक साथ ले लेता हूं, किसी भी तरल का उसी तरल के मानक तरल के, उसी तरल के मानक तरल के, सही लिखते हैं इसको थोड़ा सा, किसी तरल का घनत्व तथा उसी के मानक तरल का घनत्व, मानक तरल का घनत्व का अनुपात सापेक्ष घनत्व कहलाता है। सापेक्ष घनत्व कहलाता है। और इसे एस से दर्शाएंगे। किससे दर्शाते हैं? एस से दर्शाते हैं। तो सापेक्ष घनत्व क्या हो गया? सापेक्ष घनत्व की अगर बात करें तो सापेक्ष घनत्व एस बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? किसी भी तरल का घनत्व, किसी भी तरल का घनत्व, तरल का घनत्व, और भाग में क्या आ जाएगा? उसी के मानक तरल का घनत्व, मानक तरल का घनत्व। अब क्योंकि तरल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तरल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका गैस, एक होता है लिक्विड, यानी एक होगी गैस, एक होगा द्रव। द्रव और गैस, तो द्रव और गैस दोनों के अंदर मानक का मतलब है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब जो सार्वत्रिक होता है, हर जगह होता है, जो सार्वत्रिक होता है। तो आप द्रवों में कौन सी ऐसी चीज है जो सार्वत्रिक मिलती रहती है? पानी। आप सब जगह यूज करते हो। अगर पानी सार्वत्रिक है, इसका मतलब उसका मानक तरल हम क्या ले लेंगे? पानी ले लेंगे। किसके केस में? द्रवों के केस में। गैसों की अगर बात करते हैं तो गैसों में हवा हर जगह है, कितनी भी खा लो। हवा खाते हो आप? चलो, तो वही हवा क्या हो जाएगी? मानक तरल हो जाएगी। तो
यहां लिख सकते हैं हम द्रवों में मानक तरल पानी को लिया जाता है, जबकि छोड़ो गैसों में मानक तरल हवा को लिया जाता है, हवा को लिया जाता है। क्लियर है? अब आप जानते हो कि रो ऑफ वाटर, रो ऑफ पानी, पानी का घनत्व कितना होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और हवा का घनत्व कितना होता है 1.12 केजी प्रति मीटर क्यूब। ये हवा का घनत्व है और वो पानी का घनत्व है। अर्थात अगर हम बात करते हैं उदाहरण के लिए, उदाहरण क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करता हूं मरकरी का सापेक्ष घनत्व, मरकरी का सापेक्ष घनत्व, तो सापेक्ष घनत्व एस ऑफ मरकरी कितना होना चाहिए, सापेक्ष घनत्व पहली बात मरकरी का घनत्व बट्टा मरकरी का घनत्व। देखो किसी तरल का घनत्व है, तरल क्या है मरकरी ले लिया। अब मरकरी तरल में द्रव है कि गैस है, द्रव है। मरकरी अगर द्रव है तो नीचे किसका घनत्व आएगा, द्रव का घनत्व है। और द्रवों में मानक तरल कौन है, पानी है। कौन है, पानी है। इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, रो ऑफ पानी। क्लियर है, रो ऑफ पानी। और रो ऑफ पानी आया, इसका मतलब मरकरी का घनत्व 13600 भाग में पानी का घनत्व कितना है 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यह आ जाएगा 13.6। ये मात्रक रहित होता है क्योंकि ऊपर भी घनत्व नीचे भी घनत्व, घनत्व से घनत्व उड़ गया, घनत्व से घनत्व उड़ गया, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब 13.6 इसका क्या हो जाएगा, सापेक्ष घनत्व हो जाएगा। क्लियर है, अरे क्लियर है, जल्दी से लिखिए इसको। चलो वीडियो पॉज करके लिख लिया करो। अगर हम बात करें कि भाई इसका उपयोग क्यों कर रहे हो आप, क्यों कंपेयर किया, और ये हमने कंपेयर इसलिए किया, तुलना इसलिए करी कि आप किसी भी घनत्व की तुलना कर सको कि कौन किससे हल्का है, कौन किससे भारी है। वो उससे भारी है या वो उससे हल्का है, या कितना हल्का है, वो कितने गुना हल्का है, उस चीज को बताता है ये। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, S का मान अगर 1 से ज्यादा है, S का मान 1 से ज्यादा है, कहने का मतलब क्या है, S बराबर होता है रो ऑफ सब्सटेंस अपॉन रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड यानी वाटर। अगर मैंने वाटर का भाग दिया, ये 13600 था, ये 1000 था, तो 13.6 आया। इसका मतलब क्या है, इसका घनत्व ज्यादा था तभी तो ये आया। इसका घनत्व अगर कम होता तो संख्या 1 से छोटी आती। इसका घनत्व ज्यादा है, घनत्व ज्यादा होने के कारण S ग्रेटर देन 1 है, S ज्यादा है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ पानी से भारी है। पानी से क्या है, भारी है। बात समझ आ रही है। अगर यही S छोटा होता, कहने का मतलब रो S का मान क्या होता, कम होता। हवा ले लो, हवा क्यों, पेट्रोल ले लो 710, 710 में 1000 का भाग दो, 0.71 आएगा। अरे 0.71 आएगा तो 0.71 S क्या है, 1 से छोटा है। अगर S का मान 1 से छोटा है तो उस स्थिति के अंदर पदार्थ क्या होगा, पानी से हल्का होगा। पदार्थ पानी से हल्का है। इसी तरीके से अगर हम बात करें S बराबर 1 हो जाए, बराबर 1 कब होगा, जब ऊपर और नीचे दोनों संख्याएं क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। ऊपर नीचे दोनों संख्याएं समान हो जाएगी तो S बराबर 1 आएगा। S बराबर 1 आता है तो पानी खुद ही होता है, वो पानी जो है उसी का घनत्व उसके बराबर होता है, तभी जाके बाहर बराबर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए इसको लिखिए, बाकी की बातें करेंगे हम कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सभी बच्चों को बताएं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलती है। आप घर पे बैठे हो, आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लासेस कंडक्ट कर सकते हो।